गैरिजन में बगावत होती है। तमाम सिपाही, इंडियन ट्रूप्स, उसमें मुसलमान, सिख, हिंदू सब शामिल होते हैं, वो बगावत करते हैं, अंग्रेज अफसरों को कत्ल करते हैं, मैगजीन पर कब्जा करते हैं, हथियार लेते हैं और ये फौज निकलकर दिल्ली की तरफ पेशकदमी करती है। इसी तरह जब ये खबर फैलती है हिंदुस्तान में तो जगह जगह मुख्तलिफ गैरिजन और कैंटोनमेंट्स में बगावतें शुरू हो जाती हैं। अंग्रेजों को शुरू में अंदाजा ही नहीं हुआ कि किस लेवल की बगावत है। हर गैरिजन में उनके अफसरों ने सख्ती से उसको कुचलने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि शदीद झड़पें होती और गुस्से में मकामी फौज अंग्रेज अफसरों को कत्ल करती, रैंसैक करती, तबाह बर्बाद करती और अपने हथियार उठाकर चल पड़ती दिल्ली की तरफ। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सब दिल्ली क्यों आते थे? इसलिए कि 1000 साल से मुसलमानों की हुक्मरानी में रहने के बाद इनकी साइकी मेंटेलिटी यह बन सकी थी कि इनकी क़यादत सिर्फ मुसलमान, मुगल बादशाह और मुसलमान करेंगे। किस मसलक के, किस मकतब फिक्र के, किस मजहब के इंडियन सिपाही थे? जब उन्होंने बगावत की तो उनका तमाम मरकज दिल्ली था और चारों तरफ से ट्रुप्स निकल निकल कर मार्च करने लगे छोटी छोटी टोलियों में दिल्ली की तरफ। यह डिसऑर्गेनाइज मूवमेंट थी, इसकी कोई ऑर्गेनाइज क़यादत नहीं थी, इसके पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। यह एक दफतन एक बगावत पैदा हो गई थी कि जो अंग्रेजों की उस ह्यूमिलिएशन के जवाब में, उस गुस्से के जवाब में जो पिछले 100 साल से अंग्रेज हिंदुस्तान के साथ करते चले आ रहे थे। पूरा क्रेडिट जाता है हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों को कि यह एक शुरू में एक पॉपुलर रेजिस्टेंस थी और यह तमाम तौर पर दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली में बादशाह को मुखातिब करके इन्होंने इख्तिदार अपने हाथ में लेने की दरखास्त की। बादशाह को अपना अमीर डिक्लेयर कर दिया, किले से निकालकर उनकी ताजपोशी की गई। दिल्ली में मौजूद तमाम ब्रिटिश फोर्सेस को हलाक और कत्ल या कैद कर दिया गया और उसके बाद मुसलमान फौजों ने अपने आप को दिल्ली में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। बादशाह के बेटे, जो बुनियादी तौर पर सिवाय भंग पी के बुराई और बदकारी करने के और कोई काम उनका नहीं रह गया था, उनको मुसलमान फौज के मुख्तलिफ दस्तों या इंडियन फौज के मुख्तलिफ दस्तों के कमांडर्स बना दिया गया। उन शहजादों ने जिंदगी में कभी तोप की धमक नहीं सुनी थी। हाल उन लोगों का यह हो गया था कि बाबर के ये औलाद आले तैमूर, कि वो बाबर के जो हमा यारा दोजख और हमा यारा जन्नत कह के बर्फ में अपने मुजाहिदीन के साथ जिंदगी गुजारता था, जो घोड़े की नंगी पीठ पर सफर करता था, उसकी औलाद का हाल यह था कि पालकी में बैठकर और अफूम भंग हाथ में लेकर जंग पे जाया करते थे। अल्लामा इकबाल ने इसी कैफियत को बड़े दर्द से और दुख से उस शेर में बयान किया कि आओ तुम्हें सुनाएं तारीख उमम क्या है, शमशेर सना अव्वल ताउस रुबाब आखिर। देखिए, अंग्रेज उस वक्त एक सुपर पावर तो थे, आलमी तौर पर पूरी दुनिया में उनकी फौजें फैली हुई थी। इंडिया को मरकज बनाकर भी उन्होंने आसपास के मुमालिक पर फौज कशी की हुई थी, फौजें भेजी हुई थी। एक कॉलम उनका चीन गया हुआ था, दूसरा बर्मा की तरफ था, तीसरा ईरान में दखल अंदाजी कर रहा था, अफगानिस्तान की तरफ इनकी झड़पें चल रही थी। ये सारी ताकत और सलाहियत एक पूरे ब्रिटिश एम्पायर के पास थी और बुनियादी तौर पर नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली के आसपास जब सारे लोकल ट्रुप्स जमा होना शुरू हुए तो साउथ इंडिया में, मद्रास में, मैसूर की तरफ, उन तमाम इलाकों से भी ब्रिटिश फोर्सेस को और बहरी जहाजों के जरिए आसपास के इलाकों से ब्रिटिश फोर्सेस को लाकर एक सुपर पावर ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज और मोबिलाइज किया और पूरी फौजें दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हुई। इंतकामन रास्ते में जो गांव, जो आबादी, जो देहात आते था, उसको ये एक एक बच्चे तक ज़िबा और कत्ल कर दिया करते थे। इस कदर तबाही और बर्बादी के साथ इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया है कि क्योंकि इनको ये इत्तलाएं पहुंच रही थी कि जगह जगह अंग्रेजों के साथ सलूक किया गया है, उन्हें कत्ल किया गया, उनके कब्जा कर लिया गया है। तो इंतकामन इस वक्त बिफरी हुई अंग्रेज फौज अपनी पूरी मिलिट्री पावर के साथ एक सुपर पावर, एक निहत्ती शहरी आबादी को तबाह और बर्बाद, तख्तो ताराज करती हुई दिल्ली के करीब जा पहुंचती। इसी दौरान में जब बगावतें बर्पा हो रही होती हैं तो बरेली की रियासत के मुसलमान जनरल अपनी 14,000 फौज के साथ बरेली में बगावत करते हैं। बरेली फौज, बरेली को आजाद कराने के बाद 14,000 का मुनज्जम कॉलम पहली दफा एक बाकायदा जनरल की क़यादत में निकलता है और मार्च करता हुआ दिल्ली में दाखिल होता है। यह पहली मुनज्जम रेगुलर इंडियन आर्मी होती है जो एक मुसलमान जनरल की क़यादत में आकर बादशाह को रिपोर्ट करती है। इस मुसलमान जनरल के आने की वजह से भी ठीक हो जाती है, मुसलमान फौज के हौसले बढ़ जाते हैं, अंग्रेजों के औसान खता हो जाते हैं और बादशाह को एक ताकतवर एडवाइजर और जनरल मिल जाता है। इस जनरल का नाम जनरल बख्त खान होता है। मगर एक बात जहन में रखिएगा कि जिस जमाने में बादशाह दिल्ली के किले में बंद थे और सारी हुकूमत अमलन अंग्रेजों के पास थी, अंग्रेजों की रीजेंट नुमाइंदे के पास हुआ करती थी, उस वक्त अंग्रेजों ने बादशाह के आसपास बड़े बड़े गद्दार पैदा कर दिए थे। अंग्रेजों की स्ट्रेटजी इस जंग को हैंडल करने की वही थी जो प्लासी और सरंगापट्टम में इन्होंने डिप्लॉय की थी।
बादशाह के करीबी वजीरों को खरीद लेना, सेबोटाज के जरिए, गद्दारों के जरिए अंदर मुसलमानों के असलाह खाने को तबाह करना, जासूसी करवाना, और फिर जब मुसलमान कमजोर हो जाएं तो फिर हमला करके उन पर कब्जा करना। इलाही बख्श उस वक्त के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वजीर थे। इलाही बख्श उस वक्त का मीर जाफर, मीर सादिक और उम्मत व मिल्लत का गद्दार। बहादुर शाह जफर एक बुनियादी तौर पर ज़ईफ, बुजुर्ग, फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाले और नॉन वायलेंट शरीफ किस्म के इंसान, जो किसी सूरत में भी तैमूरी नहीं लगते थे। ना उनमें जलाल था ना जमाल। एक मुहज़्ज़ब शरीफ से आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम शिकस्त खुर्दगी में गुजार रहे थे। जब उनको बुलाकर दोबारा ताज उनके सर पर रख दिया गया और उनके निकम्मे शहजादों को हुकूमत दे दी गई, जनरल बना दिया गया, फौरन ही साथ ही गद्दारों ने अपना काम शुरू कर दिया। जनरल बख्त खान जब पहुंचते हैं दिल्ली और कमांड संभालते हैं मुसलमान, तो उस साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। फौरन ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। एक तरफ तो मुसलमान फौज को सैबोटाज किया जाता है, मुसलमानों को एक्सप्लोसिव और मैगजीन्स को उड़ा दिया जाता है, उनकी खबरें अंग्रेजों तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं, और सबसे बढ़कर जनरल बख्त खान के खिलाफ ऐसा नापाक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनरल बख्त खान दिलबर्दाश्ता होने लगते हैं। पहले कहा जाता है कि ये पैसों की खयानत कर रहे हैं, इन पे मॉरल करप्शन का इल्जाम लगाया जाता है, ये कहा जाता है ये तख्त व ताज पे कब्जा करने के लिए आए हैं, हत्ता कि ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये अंग्रेजों के एजेंट हैं और यहां पर अंग्रेजों के कहने पर भेजे गए हैं। देखिए, ये तारीख में हर दौर में हमेशा होता है कि जब भी कोई मुजाहिद उठेगा सिस्टम से मुकाबला करने के लिए, तो सिस्टम के अपने ही लोग जिनके मफादात उसके आने से नुकसान में पड़ते हैं, वो उसके खिलाफ वो काम करेंगे कि जो दुश्मनों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। शहजादों ने ही अपने ही कमांडर इन चीफ के खिलाफ साजिशें की। इलाही बख्श ने अपने ही सुप्रीम कमांडर के साथ गद्दारी की, अपनी मिल्लत के साथ गद्दारी की। नतीजतन अंग्रेजों को अंदर होने वाले तमाम वाकयात का इल्म भी था, और इस कदर फूट पड़ गई इस सारी फौज में कि जनरल बख्त खान ने बाकी फौज की क़यादत लेने के बजाय सिर्फ अपने 14,000 वफादार दस्तों के साथ क़यादत की, और बाकी फौज उन निकम्मे शहजादों के पास ही रहने दी जो किसी तरह भी जंग के काबिल नहीं थे।